हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इन पोलर फॉर्म एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इन कार्टेशियन फॉर्म को देखा था और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आज नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखते हैं, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझेंगे और देखेंगे। तो अगर हम चर्चा करें सिर्फ और सिर्फ कि व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी चर्चा करें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा कि अ लीनियर, ध्यान देंगे, अगर समझना हो तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। हमने इसको पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो में, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इज एन इक्वेशन विच the dependent variables ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसको समझ रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अपीयर इन द फर्स्ट डिग्री। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द फर्स्ट डिग्री। तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डेरिवेटिव अपीयर इन द फर्स्ट डिग्री, तो उसी को क्या कहेंगे हम? बोलो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, है ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहली बात होती है कि हमको एडॉप्ट करना होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या प्राप्त करना होता है? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन बनता कैसे है? इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन के लिए, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, एक तो होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों बातों से, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलके और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल से मिलके क्या बनता है? हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है। और ये जनरल सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से हमको प्राप्त करना होता है क्या? एक नोटेशन पॉइंट देख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, केवल समझाने के लिए हम नोटिफाई कर रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू डिफरेंशिएटिव डी के नेचर में है ना, डिफरेंशिएटिव डी के नेचर में है। तो इस डी को हम d इक्वल टू यम के रूप में लिखेंगे, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट वैल्यू के रूप में लिखेंगे। कब? जब जो फंक्शन ऑफ जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब d जहां जहां पे होगा वहां पे हम कौन सी वैल्यू को रखने वाले हैं? यम को रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम यम रूट्स के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आपको बेसिक समझना है कि ऐसे क्यों करना है, तो अगर ये इक्वेशन हमारा इस तरीके से मान लेते हैं, dny अपान के साथ dxn प्लस a1 dn माइनस 1 y अपान dxn माइनस 1 a2, और टाइम के साथ ये a1 की कंडीशन है, सॉरी a1 हो गया है, a2 नहीं, तो प्लस टाइम के साथ यहां पे लिखेंगे dn माइनस 2 y dxn माइनस 2। अब a1 हो गया तो ये हो जाएगा a2 प्लस डॉट 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 शो ऑन, ऐसे करते हुए an माइनस 1 dy अपान dx प्लस टाइम के साथ an y इक्वल टू के साथ 0। तो यहाँ पे देखना, जो a1 है, जो a2 है, जो an माइनस 1 है, ये सब क्या है? ये सब के सब कांस्टेंट हैं। सब के सब क्या? 0 नहीं होगा, ये q मान लेते हैं। सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट किसके हो जाएंगे? q फैक्टर के कांस्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास, ध्यान देना, यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर थोड़ा सा और समझें
तो ये जो d बाई डी एक्स है इसको किसके रूप में लिख सकते हैं हम, d के रूप में ही लिखेंगे। मान लो जो d बाई अगर dx है तो इसको किसके रूप में लिखते हैं हम, कैपिटल D के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखेंगे, कैपिटल D के रूप में लिखते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन जहां पे D होगा वहां पे क्या रख रहे हैं, यम, कब, जब एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा 0। तो यहां पे देखेंगे ये हमारा पूरा प्रोसीजर होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे पता करने हैं, पर्टिकुलर फंक्शन कैसे पता करने हैं, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट में कंडीशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट में देख लो कि अब ऑक्सिलरी इक्वेशन है। मान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहां से देखते हुए हम चल रहे हैं। इफ all the roots of auxiliary equation, यही देखना है ध्यान से, auxiliary equation are distinct मतलब अलग अलग, है ना। if all the roots of auxiliary equation are distinct, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि if the roots m1 m2 m3 and so on mn are distinct, ये सब के सब रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना, ये डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो इसका जो सोल्यूशन लिखने वाले हैं, डायरेक्टली लिखना चाहें तो लिखेंगे y इक्वल टू जो फार्मूला होगा वो c1 एक्सपोनेंशियल m1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल m2x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल m3x प्लस डॉट 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 शो ऑन cn एक्सपोनेंशियल mnx। ये बात समझ में आई। तो ये कंडीशन कब होगा, जब सारे के सारे रूट्स हमारे कैसे हो जाएं, एक डिस्टिंक्ट रूट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अलग अलग हो। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा फार्मूला कि इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग सेम रूट्स, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास सेम रूट्स है तब के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। मान लेते हैं पहले टू रूट्स के लिए हम बता दें, इफ टू रूट्स आर इक्वल, है ना, टू रूट्स आर इक्वल। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं m1 इक्वल टू m2, ये दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं, है ना। तो इसके लिए जो फार्मूला लिखने वाले हैं इन दोनों के लिए, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वे में y इक्वल टू c1x प्लस c2 और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल m1x, अथवा करके इस भाषा में भी फार्मूलों को लिखा जा सकता है y इक्वल टू c2 प्लस c1x एक्सपोनेंशियल m1x। ये जब दो रूट्स इक्वल होंगे तब के लिए ये फार्मूले हैं। समझ में बात आ रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि सिमिलरली इफ थ्री रूट्स आर इक्वल, मान लेते हैं कि तीन रूट्स हैं, थ्री रूट्स आर इक्वल, तब के लिए जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला निकल के आएगा y इक्वल टू, ध्यान देना, थ्री रूट्स इक्वल की कंडीशन कर रहे हैं, y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल m1x, तीन रूट्स के लिए है, प्लस इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर चार रूट्स है तो c4 एक्सपोनेंशियल m4x प्लस डॉट 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 शो ऑन cn एक्सपोनेंशियल mnx। क्लियर है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कब, जब तीन रूट्स इक्वल हो, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, इस केस में है तो ये फार्मूला हमारे पास अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक ना। तो ये पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, तो इनको देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस पर अभी क्वेश्चन करते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
ध्यान दो आगे। नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग, इसका एक नोट्स बना डालो, हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स में है ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब मान के चलो कि m1 इक्वल टू इन्होंने दे दिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ऐसे कॉम्प्लेक्स में है m2 इक्वल टू दे दिया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना, जहां पे i इक्वल टू इमेजिनरी नंबर है, इसका वैल्यू कितना होता है, i इक्वल टू √-1 ही होता है, ये सबको पता है ना। तो इसके लिए जो फार्मूला निकलेगा y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा यक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, c1 cos बीटा यक्स प्लस c2 साइन बीटा यक्स, ये केस हो जाएगा हमारे पास, ठीक ना। तो ये केस हमारा ये तब होगा जब इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, तो केस हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर ये सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, और ब्रैकेट में लिख देता है c1 प्लस c2x, ये फार्मूले याद रखना है आपको, cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x, और ये आ जाएगा साइन बीटा एक्स। कभी कभी अथवा करके इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, कब, जब ये रूट्स कैसे हो जाएं, एक कॉम्प्लेक्स रूट्स में हो जाएं, तब इसके लिए दोनों फार्मूले हम इस तरीके से लिखते हैं। ध्यान में आई बात। अब नेक्स्ट में अगर हम नोटेबल पॉइंट कुछ करें तो अगला फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कि अगर एक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे दिया हो एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी, c1 cos बीटा एक्स दिया हो, यही फार्मूला है ना, प्लस c2 साइन बीटा एक्स दिया हो, ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दो रूपों में। पहला रूप हो सकता है c1 एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, और ये हो जाता है c1 एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, और साइन के साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हो बीटा एक्स प्लस c2। एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो c1 एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स और cos टाइम के साथ बीटा एक्स प्लस c2, इसको भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पेयरिंग में फार्मूले हैं, कब, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स में वैल्यू गिवन हो, तो इस फार्मूले के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस फार्मूले को दो पार्ट में तोड़ के इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं भाई कि अगर ये कंडीशन हमारे पास इस तरीके से दिया गया हो, है ना, कि हमारे जो रूट्स हैं, इंपॉर्टेंट वे में बात कर रहे हैं हम, छोटे छोटे पॉइंट में, रूट्स आर इरेशनल। अगर हमारे रूट्स कैसे हो, बोलो भाई, इरेशनल हो। अगर रूट्स कैसे हो, इरेशनल हो। इरेशनल का मतलब दैट इज इस फॉर्म में दिया हो कि अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म में दिया हो, ये इरेशनल ही तो है। तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनने वाला है, यहां से देखेंगे, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या ही वैल्यू है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स लिख सकते हैं, और c1 cos हाइपरबोल रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोल, बोलो, रूट बीटा एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा कब का केस है, जब इरेशनल का केस है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स का है कि ये फार्मूला, जब डिस्टिंक्ट वैल्यू है रूट्स का तब इसके पहले जो बताया वो फार्मूला, जब इक्वल है तो वो फार्मूला। तो इस तरीके से 4-5 फार्मूले पर हम, इन सारे फार्मूले पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अलग अलग केसेस होते हैं। तो आगे अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पर ही हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से और इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन में जो है हमारे पास जो गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बना के इसको अटेंड करो। कह रहा है सॉल्व द d2y बाई dx2, राइट, प्लस a प्लस b और dy बाई dx प्लस aby इक्वल टू 0। तो पहला काम हमने क्या कहा था, बोलो, पहला काम हमने कहा था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है,
और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख दें, डी स्क्वायर प्लस टाइम के साथ डी स्क्वायर वाई प्लस टाइम के साथ ए प्लस बी वाई प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं? या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस टाइम के साथ ए बी टाइम के साथ वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी और वाई को इधर भेज दें तो 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो इसके बाद में जो वैल्यू हमको करना है, जो अटेम्प्ट करना है, वो तरीका सिंपल सा है कि ऑक्सिलरी हमको लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, डी के स्थान पर हमने क्या बताया था शुरुआत के लेक्चर में, देखो डी के स्थान पर यम रखने के लिए बताया, तो जहां है डी वहां पर यम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी डी लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, तो वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो ये डी हो जाएगा, ठीक ना। और ए प्लस बी यम प्लस यम और ए बी इक्वल टू के साथ 0। बोलो क्लियर। अब यहां से इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन में इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में m प्लस ए आ जाएगा, बोलो, और दूसरे ब्रैकेट में m प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स आया m इक्वल टू माइनस ए और क्या आ जाएगा माइनस बी। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, y इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल, बोलो एक्सपोनेंशियल अल्फा, ये अल्फा का रूट है एक अल्फा और बीटा का रूट्स है, ध्यान देना, अल्फा एक्स और प्लस C2 एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा यहाँ से m1 एक्स लिख लो, अल्फा नहीं तो m1 एक्स लिख लो, ये m1 एक्स हो जाएगा, ये m2 एक्स। अब बोलो C1 एक्सपोनेंशियल m1 का मान माइनस ए एक्स और प्लस C2 एक्सपोनेंशियल और इसका मान माइनस बी एक्स आ गया ना। तो यही क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, C1 एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। थोड़े बहुत जो इसमें कंफ्यूजन है, ये m1 है, ध्यान देना, यहाँ पे जो क्लियर नहीं है तो ये हम फिर से राउंड अप कर दे रहे हैं, ये m1 है और कोई बात, ये d है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत सिंपल, d2y बाई dx2, ठीक है, d2y बाई dx2 और माइनस टाइम के साथ 3 टाइम के साथ dy बाई dx माइनस 4y इक्वल टू के साथ 0। अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इसको d के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यम स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में इसका फैक्टराइजेशन एक तो m प्लस 1 आ जाएगा और दूसरा m माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू के साथ 0। अर्थात जो m का मान आएगा एक तो माइनस 1 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो सलूशन आने वाला है, सलूशन इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल m1x, मतलब क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है, माइनस है तो माइनस x, प्लस C2 एक्सपोनेंशियल m की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा 4 और ये x आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो यार आसान है कि नहीं, इससे आसान तो मुझे लगता है कि कोई चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट भी करते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। कह रहा है d3y बाय dx3, थोड़ा डायरेक्टली लिखेंगे क्वेश्चन को, प्लस 6d2y बाई dx2, राइट, प्लस 3dy बाई dx माइनस 10y इक्वल टू 0। आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता रहे हैं, कल से पर्टिकुलर इंटीग्रल बताएंगे, सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हो m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बोलो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से अगर सॉल्व करें, तो रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम सॉल्व करना चाहे तो m इक्वल टू 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1 से सेटिस्फाइड होगा, अर्थात एक तो m माइनस 1 आ जाएगा। दूसरा जब डिवाइड करेंगे तो एक तो 5 टू द 10 m प्लस 2 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, बोलो
यम प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं होगा? और इसका मतलब यहाँ से देखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब यम का मान एक तो 1 आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और तीसरा कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। 3 वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब देखो ये तीनों के तीनों रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है ना। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल -2x प्लस बोलो C3 और एक्सपोनेंशियल -5x। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 वैल्यूज आए और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सही भाषा में कहें तो यही इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है d2y/dx2 राइट -4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू के साथ 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? सीधा सीधा लिखेंगे m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो? m -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका मतलब m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 और 2। अब ये जो 2 और 2 आया है, बोलो ये डिस्टिंक्ट है कि सिमिलर है? सिमिलर रूट्स हैं, और सिमिलर रूट्स के लिए हमने फार्मूला बताया है y इक्वल टू क्या बताया था? C1 प्लस C2 x और एक्सपोनेंशियल क्या बताया था? m x, याद हो तो। और इसका मतलब C1 प्लस C2 x और एक्सपोनेंशियल m की वैल्यू कितना है? 2, तो 2x आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अर्थात यही इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। इन्होंने दिया d³ माइनस टाइम के साथ 4d स्क्वायर प्लस टाइम के साथ 5d माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। अब बोलो भाई, d के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं? सिंपल सी बात है, m रखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो यही तो बनेगा, m³ माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम में m इक्वल टू में रखेंगे तो सारा पैकेट क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये आ जाएगा एक m-1 और दूसरा m स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी इसको फिर से तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर आ जाएगा ये वैल्यू m-1 बोलो, और दूसरा इसका जो फैक्टर आएगा m-1 और ये आ जाएगा m-2 इक्वल टू 0। अर्थात अब ये m के जो वैल्यूज आए हैं वो m के वैल्यूज 1, 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ से जो रूट्स आएगा यही तो आएगा, यहाँ से तीनों से 1, 1 और 2 आ जाएगा। इसका मतलब दो रूट्स तो इक्वल है लेकिन तीसरा डिफरेंट है। दो रूट्स इक्वल है 1, 1, तीसरा डिफरेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनने वाला है वो बनेगा y इक्वल टू C1 प्लस C2x और एक्सपोनेंशियल m की वैल्यू दोनों का इक्वल है तो 1x हो जाएगा, और प्लस C3 एक्सपोनेंशियल और ये 2 है तो 2x हो जाएगा। बोलो यही तो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।